नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में। यूनिवर्सल अडल्ट वोट फ्रेंचाइज या फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, बट इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, वो एक ही है। अलग अलग देशों में जब आप देखेंगे, दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं, अलग अलग हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और इसका कुछ क्राइटेरिया भी अलग होता है, लेकिन मीनिंग एक ही है। अर्थ जो है वो हमेशा एक ही रहता है। तो हमें यही समझना है कि ये जो शब्द है, यूनिवर्सल अडल्ट वोट फ्रेंचाइज या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये है क्या। इस वीडियो में हम इस टॉपिक का एक ओवरव्यू लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस शब्द का मतलब, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये है क्या, इसका अर्थ क्या है। तो जब हम अर्थ की बात करते हैं तो सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिंपल और सीधा मतलब ये होता है कि उस हर इंडिविजुअल को वोटिंग का राइट देना जो वयस्क है, जो अडल्ट है। यानी कि किसी भी कंट्री में, देश में, पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पे किसी भी एक इंडिविजुअल को वोटिंग का राइट देना, और वोटिंग का राइट इस आधार पर देना कि वो अडल्ट है या नहीं है। अब अलग अलग देशों में अडल्ट जो वर्ड है, वयस्क जो शब्द है, उसकी परिभाषा अलग हो सकती है। ठीक है। नंबर्स जो हैं एज के, जैसे भारत के अंदर 18 वर्ष या 18 साल से ऊपर वाले इंडिविजुअल को अडल्ट कहा गया है। तो हो सकता है कि किसी कंट्री में क्राइटेरिया अलग हो, बट यूनिवर्सली जब हम देखते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम देखते हैं, और एक जो सामान्य एज है, जो सामान्य बहुत ज़्यादा जो जो जनरल एज लिमिट है अडल्ट होने की, वयस्क होने की, वो 18 साल ही है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सीधा मतलब ये है कि सभी बालिग नागरिकों को, सभी अडल्ट सिटीजन्स को जिनकी एज 18 से ऊपर है, उनको वोटिंग का राइट देना। और वोटिंग का राइट देना सिर्फ इस आधार पे वो अडल्ट हैं या नहीं है। किसी इंडिविजुअल से वोटिंग का राइट सिर्फ इसी आधार पर छीना जाएगा कि वो अडल्ट है या नहीं है। इसके अलावा किसी दूसरे आधार पर उससे वोटिंग का राइट नहीं छीना जाएगा। ना किसी जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना रंग के आधार पर, ना लिंग के आधार पर। यानी कि कलर, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इन आधारों पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। या फिर इसके अलावा अगर कोई और भी चीज आधार बन सकती है भेदभाव का, तो उस आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। सभी लोगों को वोटिंग का राइट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी रंग के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, उनकी संस्कृति कुछ भी हो। इस आधार पर जब वोटिंग दी जाती है, वोटिंग का राइट दिया जाता है, तो उसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और जो आधार होता है, जो बेस होता है वोटिंग राइट प्रोवाइड करने का, वो सिर्फ एक होता है यूनिवर्सली। वो होती है एज लिमिट, कि इंडिविजुअल अडल्ट है या नहीं है। हिंदी में जो शब्द है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सार्वभौमिक का मतलब है कि भूमि पर रहने वाले सभी लोग। अब भूमि पर रहने वाले सभी लोगों की जब बात हो रही है, तो उसके अंदर सभी तरह के लोग आ गए। सभी जातियों के, सभी लिंगों के, सभी धर्मों के, सभी भाषाएं बोलने वाले, सारी संस्कृतियों को मानने वाले, सारी संस्कृतियों का एक तरीके से, सारी अलग अलग संस्कृतियों को यूज करने वाले लोग। तो इस वजह से हम इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। अब ये जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, ये वर्तमान में अगर आप देखें प्रेजेंट टाइम पीरियड में, तो लगभग सारी दुनिया में इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसी सिस्टम, इसी व्यवस्था के आधार पर वोटिंग का राइट हर देश में सभी लोगों को दिया गया है। हालांकि कुछ इक्की दुक्की कंट्रीज है जहाँ पे सिचुएशंस कुछ अलग हैं,
लेकिन हर वो देश जो अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, डेमोक्रेटिक कहता है या डेमोक्रेटिक दिखाने की कोशिश करता है, वो इस आधार पर ही वोटिंग का राइट देता है। ये जो वोटिंग राइट का सिस्टम है, ये इक्वालिटी यानी कि समानता स्टैब्लिश करता है सोसाइटी के अंदर। और भारत के अंदर इवन जो हमारा समानता का अधिकार है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, उसके अंदर ये वोटिंग का राइट जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम है, ये सोसाइटी में, देश में, दुनिया में इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करता है, समानता की स्थापना करता है। जो ये बताता है, ये कहता है कि वोटिंग दे का जो अधिकार है वो सभी लोगों को समान रूप से वितरित किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और वोटिंग का राइट किसी से भी छीना नहीं जा सकता इस आधार पर कि वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के समान नहीं है, इक्वल नहीं है। इसीलिए ये इक्वालिटी स्टैब्लिश करता है, ये सभी लोगों को इक्वल बना देता है। रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करके सभी को इक्वल बना देता है, इक्वालिटी का राइट। और इक्वल बनाने का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल को बिना किसी भेदभाव के, ना ही जाति का भेदभाव, ना ही धर्म का भेदभाव, ना ही लिंग का भेदभाव, ना ही भाषा का भेदभाव, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से दूर करके उसको वोटिंग का राइट दिया जाता है। तो ये सोसाइटी में इक्वालिटी स्टैब्लिश करता है। इसके साथ ही जो राइट टू वोट है या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो सिस्टम है, ये सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाता है, समावेशी बनाता है। ठीक है। समावेशी या फिर इंक्लूसिव बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि जो वोटिंग राइट है, जब हम यूनिवर्सल अडल्ट वोट फ्रेंचाइज के बेस पर सबको वोटिंग का राइट देते हैं सोसाइटी के अंदर, तो उससे इनडायरेक्टली सोसाइटी में एक और चीज जो है वो जन्म लेती है। और ये जो सिस्टम है यूनिवर्सल अडल्ट वोट फ्रेंचाइज, ये सोसाइटी में एक और चीज है जिसको सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है। वो क्या है? वो ये है कि पहला तो ये समानता यानी कि इक्वालिटी स्टैब्लिश कर रहा है। उसके साथ ही ये विमेंस और जो लोअर एक तरीके से देखा जाए तो इकोनॉमिकल ग्रुप है, यानी कि जो गरीब निर्धन लोग हैं, इसके साथ ही जो अल्पसंख्यक हैं यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं सोसाइटी के अंदर, उन सभी को भी उनका कंट्रीब्यूशन ये इन्वॉल्व करता है गवर्नमेंट बनाने में। यानी कि जब हम यूनिवर्सल अडल्ट वोट फ्रेंचाइज इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सोसाइटी में ये व्यवस्था लेके आ रहे हैं, तो इसने समानता स्थापित कर दी। समानता के साथ इसने समाज को समावेशी भी बना दिया, इसने सोसाइटी को इंक्लूसिव बना दिया। क्योंकि ये सिर्फ जाति, सॉरी, सिर्फ धर्म, रंग और जेंडर के बेस पर ही नहीं, बल्कि जितने भी दूसरे आधार हो सकते हैं जो सोसाइटी के अंदर रीजन है किसी एक ग्रुप या फिर किसी एक इंडिविजुअल के पीछे रह जाने का, जैसे कि जेंडर के आधार पर महिलाओं के साथ जो शोषण होते आ रहे हैं, तो ये उन शोषणों को खत्म करता है। यानी कि यहाँ पे ये नहीं कहता कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा वोटिंग का, विमेंस को भी वोटिंग का राइट है। ये नहीं कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल गरीब है या फिर बहुत ज़्यादा वीकर इकोनॉमिकल ग्रुप से आता है तो उसको वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। इसके साथ ही जो अल्पसंख्यक समाज है, जो माइनॉरिटी ग्रुप है, जिसे कि SC ST OBC एंड ऑल, उनको भी वोटिंग का राइट मिलेगा। और सबके वोट की वैल्यू सेम होगी। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर वोट डालने जा रहा है तो उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, गरीब के वोट की वैल्यू कम होगी। और कोई ऐसा ग्रुप जो नंबर्स में ज़्यादा है, कोई ऐसा रिलीजन जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। और उस रिलीजन के लोगों के वोट की वैल्यू कम होगी जो जनसंख्या में कम है, पॉपुलेशन में कम है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सोसाइटी को समावेशी बनाता है, इंक्लूसिव भी बनाता है। इसके साथ ही जो यूनिवर्सल अडल्ट वोट फ्रेंचाइज के अंतर्गत इस सिस्टम के अंडर जो एज लिमिट रहती है, वो यूनिवर्सली अगर हम देखें तो 18 साल रहती है। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर भी यूनिवर्सल अडल्ट वोट फ्रेंचाइज के अंडर जो एज लिमिट है वो 18 साल की है। यानी हर वो इंडिविजुअल जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है, वो देश के चुनावों में, MPs और MLAs के, पंचायत के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है एज अ वोटर। लेकिन ये जो एज लिमिट है, ये स्टार्टिंग से, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में,
तब से ही ये 18 साल नहीं है। भारत के अंदर ये जो एज लिमिट थी ये पहले 21 थी। ठीक है, इंडिया के अंदर जो एज लिमिट थी ये पहले 21 थी। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया जाता है जिसे 61st अमेंडमेंट कहते हैं, 61वां संवैधानिक संशोधन, जो कि होता है 1989 में। तो 1989 में संशोधन हुआ संविधान में, और बहुत सारे अलग अलग बदलाव किए गए संविधान के अंदर। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि चेंजेस होते रहते हैं। तो उन्हीं बहुत सारे चेंजेस में से एक चेंज ये भी था कि जो वोटिंग राइट का जो एज था, 21 साल, 21 वर्ष, उस एज लिमिट को 21 से कम कर दिया गया और 18 कर दिया गया। यानी कि एज लिमिट 18 हो गई। तो 1989 से पहले इंडिया के अंदर जो वोटिंग राइट की जो एज लिमिट थी वो 21 साल थी। 1989 के बाद अब तक और आने वाले टाइम में भी वो अब 18 साल है। इसी तरह से ये जो एज लिमिट है, क्योंकि ये भारत में पहले कुछ और थी अब कुछ और है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। और इसी तरह से हर कंट्री का अपना अपना एक अलग सिस्टम हो सकता है। हर कंट्री जो है वो क्या करती है, अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी कंट्री की सिचुएशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रूल्स रेगुलेशंस वो बनाते हैं कि कौन वोटिंग कर सकता है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हर कंट्री में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर स्टार्टिंग में 21 ईयर जो है वो एज लिमिट था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर, बाद में वो 18 कर दिया गया। ठीक उसी तरह से दुनिया के दूसरे देशों में भी एज लिमिट्स हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। और हम अगर करंट टाइम पीरियड की बात करें, प्रेजेंट की टाइम पीरियड बात करें, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, क्यूबा, ऐसे जो देश हैं, इन देशों के अंदर जो एज लिमिट है वोटिंग की, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, वो 16 साल है, 16 इयर्स। 16 साल वाला बंदा वहां पे वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किसी बेस पे नहीं होगा। वोटिंग राइट एक ही बेस पर मिलेगा, एज। 16 से ऊपर के हो वोट डाल सकते हो, 16 साल के नहीं हो तो वोट नहीं डाल सकते। भारत हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, रशिया हो गया, टर्की हो गया, जर्मनी, कनाडा, एस्टोनिया, ये कुछ ऐसे देश हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री। देखो ये जो लिस्ट है ये इंपॉर्टेंट जो नामी गामी देश हैं जिनके नाम हम सुनते रहते हैं, ये उन देशों की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम पूरी दुनिया में लगभग 200 देश हैं। तो हर देश का अपना अलग सिस्टम है, लेकिन जो कुछ मेजर कंट्रीज हैं वहाँ का जो एज लिमिट है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और इसी तरीके से जो साउथ कोरिया है वहाँ पे 19 साल की एज लिमिट है। ऊपर हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, टर्की, जर्मनी, यहाँ पे 18 ईयर का है एज लिमिट। और जापान जो है वहाँ पे 20 ईयर्स था, ताइवान में 20 ईयर्स है। और जापान के अंदर 2016 में 18 कर दिया गया। ठीक है, 2016 से पहले वहाँ पे 20 था। इसके साथ मलेशिया, सिंगापुर, ओमान, यहाँ पे 21 ईयर है एज लिमिट, जो भारत में पहले था 1969 से पहले। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो ये पूरा देश पूरा ग्रुप है, यहाँ पे 25 ईयर्स है। तो इस तरह से अलग अलग एज लिमिट है, अलग अलग नाम भी हैं इसके। जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है इसको अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। जिस तरह से अलग अलग देश में अलग अलग एज लिमिट है, उसी तरह से अलग अलग देश में इसके नाम भी अलग अलग हैं। लेकिन अगेन, जो मतलब है, जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है इसका, वो सेम है कि सभी लोगों को वोटिंग का राइट मिलेगा बिना किसी भेदभाव के। वोटिंग देने का जो अधिकार मिलेगा वो सिर्फ इस आधार पर मिलेगा कि इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, अडल्ट है, यानी कि वयस्क है या नहीं है। इसके अलावा कोई और आधार, कोई और बेस मायने नहीं रखता। किसी भी इंडिविजुअल से वोटिंग का राइट किसी और आधार पर नहीं छीना जाएगा। ठीक है, ना ही उसको उससे वंचित रखा जाएगा, उसको उससे जो है कि दूर रखा जाएगा। इसके साथ ही जो वोटिंग राइट का ये सिस्टम है, यानी कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का ये सिस्टम है, ये सोसाइटी को एक तरीके से देखा जाए तो लोकतंत्र को, जो देश के अंदर लोकतंत्र है, उसको मजबूत बनाता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे? वो ऐसे कि
डेमोक्रेसी के अंदर हमें पता है कि जो सरकार है वो जनता चुनती है। गवर्नमेंट जो है वो देश की जनता ही चुनती है। तो एक तो ये कि ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है ये कंट्री का लोकतांत्रिक आधार है, डेमोक्रेटिक बेस है। जो डेमोक्रेसी है उसका बेस है यूनिवर्सल अडल्ट वोट फ्रेंचाइज। क्योंकि इस आधार पर ही तो देश के लोगों को वोटिंग का राइट मिलेगा। और जब देश के लोगों को वोटिंग का राइट मिलेगा तभी वो सरकार चुनेंगे। ठीक है। इसके साथ ही ये क्या करता है कि ये गवर्नमेंट को भी वैलिड कर देता है। क्योंकि जब लोकतांत्रिक आधार पर देश की सरकार चुनी जाएगी, लोग वोट में पार्टिसिपेट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, वोटिंग करेंगे। और जब वो वोटिंग करके सरकार चुनेंगे तो वो जो गवर्नमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगी, वैध हो जाएगी। क्योंकि उस सरकार को वहाँ की जनता ने चुना है, तो उस सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो इस तरह से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो सिस्टम है ये डेमोक्रेसी को बेस देता है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को आधार प्रदान करता है। और इसके साथ ही सरकार की वैधता को भी इस्टाब्लिश करता है, गवर्नमेंट की जो वैलिडिटी है उसको एक तरीके से इस्टाब्लिश करता है, सुनिश्चित करता है। अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले भी अलग अलग लीडर्स जो हैं, जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर हम भारत की बात करें इंडियन कॉन्टेस्ट में, तो वो लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के सिस्टम की डिमांड कर रहे थे। शायद आपको ना पता हो बट आज़ादी से पहले भी देश के अंदर चुनाव हुए हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी देश में कई बार इलेक्शंस हुए हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के। और उसके अंदर बहुत गिने चुने लोगों को ही वोटिंग का राइट मिलता था। ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से देश के जो लीडर्स थे वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड कर रहे थे। और इवन नेहरू जी का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 1920 से लेकर के आज़ाद होने तक उन्होंने इस चीज़ की डिमांड करी है। और यही रीज़न रहा एक कि जैसे ही देश आज़ाद होता है, यानी कि 1947 में जब हम आज़ाद होते हैं, तो आज़ादी के बाद हम ये सिस्टम इस सिस्टम को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा देते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने संविधान बनाया, वहाँ पर देश के अंदर जो अलग अलग कानून बनाए गए, संविधान में जो अलग अलग बातें रखी गई हैं, लिखी गई हैं, उन पर लेकर के बहुत बहस हुई, बहुत विचार विमर्श हुआ, बहुत सारी डिबेट्स हुई। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो मुद्दा है वो ऐसा टॉपिक था, ऐसा मुद्दा था जिसपे किसी तरह का कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था किसी का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी लोग इस चीज से अग्री थे कि देश के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिस्टम होना चाहिए। और यही रीजन है कि संविधान में इसको जगह दी गई और देश में ये व्यवस्था लागू हुई। अब ये जो यूनिवर्सल अडल्ट वोट फ्रेंचाइजेस, जैसा कि हमने बताया, इसके ना अलग अलग नाम भी होते हैं। अलग अलग कंट्रीज में हमें इसके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। कहीं पे इसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाएगा, कहीं पे यूनिवर्सल अडल्ट वोट फ्रेंचाइज बोला जाता है, कहीं पे इसको जनरल अडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है, कहीं पे इसको जनरल वोटिंग सिस्टम बोला जाता है। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं लेकिन मतलब अगेन एक ही निकलता है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।